Good morning, students. Welcome to our science class. In today's class, we will make notes of yesterday's class. आज हम आगे पढ़ने से पहले जो हमने कल की क्लास में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था उसके पहले नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे आपको बाद में ज़्यादा बर्डन ना रहे और आप चीज़ों को एक साथ ढंग से कंटिन्यूसली अपना वर्क करते रहें। बाकी प्रीवियस नोट्स आपके हो चुके हैं इससे पहले तक के, तो आप सबसे इसमें हेडिंग डालेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये हेडिंग डालने के बाद आप इसमें अब सब हेडिंग डालते चलेंगे नीचे, बेसिक दूसरी जो हेडिंग मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको। फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे फिर इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। ये फर्स्ट हेडिंग होगी आपको। इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ प्लस ये पूरा पैराग्राफ आप इसमें लिखेंगे फॉरेस्ट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दिस इज़ द रीज़न फ्रॉम वेयर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ टुक प्लेस फ्रॉम वेरी एंशियंट टाइम्स and millions of species of animals and plants have originated. Forests are controller of regular supply of rainwater to our river, ponds, lakes and other sources of water bodies because they attract cloud and rain. Forests also provide humidity to the atmosphere and bring balance in the temperature. इन सब पॉइंट्स को आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख लें तो उसका ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय एक पैराग्राफ के। उसके बाद ये लाइन भी इसमें आएगी, फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरियस इकोनॉमिकली यूजफुल प्रोडक्ट लाइक गम, डाइज, एसेंशियल ऑयल्स, सेवरल मेडिसिनल हर्ब्स। अच्छा, फुल पैराग्राफ के अलावा आपको एक एक लाइन के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन याद रहने चाहिए। वो सीधे पूछ सकता है व्हाट आर द इकोनॉमिकल यूजफुल प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय अस फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट कौन से इकोनॉमिकल, तो आपको बस ये लाइन लिख के आनी है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चैप्टर 1 मार्क प्लस 3 मार्क का इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, तो वो 1 मार्क में इनमें से एक एक लाइन के क्वेश्चन भी बना सकता है। फिर आपको ये वाली पॉइंट नहीं लिखना है, ये 2 लाइन आपको नहीं लिखनी होगी, अपन ऊपर इनको लिख चुके हैं। देन आप लिखोगे ये वाली लाइन, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेक्स लैंड फर्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट में फॉरेस्ट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन टू। फिर नेक्स्ट पॉइंट में विदाउट फॉरेस्ट क्लीन एनवायरनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ तक ये आपके इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आ जाएगा। इन्हें आप इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट समझ लीजिए या यूज़ ऑफ फॉरेस्ट समझ लीजिए या बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट समझ लीजिए, जिस भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं फॉरेस्ट के। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि फ़ॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, या वो उनकी हमारे लिए नीड क्या है, नीड ऑफ फॉरेस्ट क्यों है हमें, उन सब में आप इनको लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सेकंड हेडिंग आपकी हो जाएगी इस हेडिंग में। डिफॉरेस्टेशन में आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ से, विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन फॉरेस्ट आर बीइंग कट एंड लैंड इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन। For construction, industries and animal husbandry, forests are being cut down incessantly. Initially, forests occupied nearly 70% of the land, but at present, forests are only 16 to 17% on the land. ये आप डिफॉरेस्टेशन में लिख देंगे। ये डिफॉरेस्टेशन के इसमें रीज़न भी थे वही, ये डिफॉरेस्टेशन के रीज़न भी हैं कि क्यों क्यों रीज़न है, क्या क्या, कल्टीवेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, एनिमल हस्बेंड्री। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एट ए लार्ज लेवल। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एट ए लार्ज लेवल इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे थर्ड, ill effect
ill effects of deforestation. इल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जिसमें आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ड्यू टू रिडक्शन इन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट मैनी प्लेसेस आर सफरिंग फ्रॉम ड्रॉट एंड सॉइल इरोजन। फर्स्ट इल इफेक्ट हो जाएगा ये। फेलिंग ऑफ ट्रीज आर ऑल्सो अफेक्टेड द हिल्स, सेकेंड इल इफेक्ट। ड्यू टू फ्लड अकर लाइफ स्टॉक क्रॉप्स एंड मैनी थिंग्स डिस्ट्रॉय, थर्ड। एवरी ईयर एरियाज ऑफ नॉर्थ बिहार फेसेस फ्लड्स इन रूटीन बेसिस, ये इस थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्लड वाले का। ये इल इफेक्ट हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अपने कंट्री में फॉरेस्ट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ कहने का मतलब उनका फैलाव कैसा है, कहाँ कहाँ कितने कितने एरिया में फॉरेस्ट हैं और कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का ऐसा मतलब नहीं, पेपर में बस डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछे तो ही आप इसको लिखेंगे। आपको इसे सिमिलर वर्ड में वेरिएशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, पोजिशनिंग ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, व्हाट आर द डाटा रिलेटेड टू द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन के आता है तो आपको समझना है क्वेश्चन को कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो इसमें आप यहाँ से लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया नियरली 15,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड डबल ऑफ दिस नंबर की जगह आप क्या लिख देंगे 30,000। डबल ऑफ दिस नंबर की जगह आप क्या लिखेंगे 30,000 वेजिटेटिव स्पीसीज आर फाउंड। आउट ऑफ द अवेलेबल प्लांट स्पीसीज अबाउट 15% प्लांट्स आर ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉरेस्ट इन इंडिया ऑक्यूपाई नियरली अबाउट 8 लाख किलोमीटर एरिया। उसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इन इंडिया मोस्टली ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट एंड द क्वालिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट इज़ दैट दे आर द सेंटर ऑफ हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी। अगर आप इनको अलग से एक हेडिंग बना के लिखना चाहें ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वो एक नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन इंडिया एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट, या व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दोज फॉरेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, इन इंडिया मोस्टली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर प्रेजेंट एंड क्वालिटी ऑफ दीज फॉरेस्ट आर दैट दे आर सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और सेकंड आप क्या लिखोगे फिर, इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड। थर्ड पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, एरिया वाइज 15 लाख मीटर क्यूब टिम्बर, 13 लाख मीटर क्यूब फायरवुड एंड अदर प्रोडक्ट्स सच एज बम्बू, मेडिसिन, गम, रेजिन, रबर, एसेंशियल ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इसको मत लिखना आप वेरियस अदर एंड यूजफुल की जगह सीधे आप क्या लिख दीजिएगा, ऑयल सीड आर ऑल्सो, ऑब्टेन से पहले आप ऑल्सो लगा दीजिएगा, और ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये आप इसमें यहाँ तक फोर्थ हेडिंग में लिख देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ आप हेडिंग डालेंगे झूम फार्मिंग। इसके ब्रैकेट में आप एक चीज़ लिख देना, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये होने को तो डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज है, एक रीज़न है जिसकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। अब पेड़ को काटे जाना ही डिफॉरेस्टेशन नहीं है कि आप खुद उनको जाके काट रहे हो। किसी भी तरह से कोई भी जगह पर पहले प्लांटेशन था और वो वहाँ से ख़त्म हो जाए, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो जाए, नेचुरली उनमें आग लग जाए, या कोई
बाढ़ फ्लड की वजह से ऐसा हो जाए, या कोई वहाँ विस्फोट हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, वो सब क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट का किसी जगह से गायब हो जाना। तो जूम फार्मिंग एक क्या है, इसका कॉज है। तो आप इसको अलग हेडिंग बना के लिखेंगे, यहीं से आप चालू करेंगे। वन मेन रीज़न ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज जूम फार्मिंग। इन सच टाइप ऑफ फार्मिंग द ग्रीन स्टफ ऑफ ए स्पेशल एरिया इज कन्वर्टेड इनटू एश बाई बर्निंग, by which the fertility of that land is increased and we can obtain good crop from this land for 2 to 3 years. When land becomes less fertile, the people further apply this process on other areas. In our country, tribal people of Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal, Tripura, Assam are use these technique like primitive people. यहाँ तक ये आपका झूम फार्मिंग में आ जाए। अच्छा, आपको यहाँ लास्ट लाइन में दे रखा है कि अपने कंट्री में कौन सी जगह के नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम के लोग इस जूम फार्मिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप इन स्टेट्स के नाम कैसे याद रखोगे? आप ये याद रख सकते हो, आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, कि इन राज्यों में जब लोगों ने लगातार जूम फार्मिंग करना चालू कर दी, तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा जी रहती थी। उनको किसी ने समझाया कि उन्होंने देखा कि सारे खेतों को लगातार जलाते जा रहे हैं, तो फिर हमारे गांव में तो खेत बचेंगे ही नहीं, हम कहाँ नया वेजिटेशन करेंगे। तो उन्होंने इन सबको खूब समझाना चाहा। वो उनको लगातार समझाती हैं कि जूम फार्मिंग बंद करो, जूम फार्मिंग बंद करो। और जो वो माता है, जो माँ थी, उनका नाम क्या था? मीना माता। अम्मा जी का नाम था मीना माता। तो आप इन स्टेट के नाम के लिए एक नाम याद रखोगे, मीना माता। मीना माता से आप क्या समझोगे? देखिए, MI से होगा मिज़ोरम। आप नागालैंड और मिज़ोरम को आगे पीछे कर लीजिए। MI से क्या होगा? मिज़ोरम। और NA से क्या बनेगा? नागालैंड। उसके बाद मेघालय M से हो जाएगा, A से अरुणाचल, T से त्रिपुरा और A से आसाम। देख लीजिए, MI से मीना, नागालैंड और मिज़ोरम, फिर मेघालय का M, अरुणाचल का A, त्रिपुरा का T और आसाम का A। ये आपका बन जाता है मीना माता। तो ये वो स्टेट है जहाँ की ट्राइबल पीपल क्या करते हैं? जूम फार्मिंग करते हैं। तो ये आप ट्रिक अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। आप इनको कैसे लिखोगे? आप ऐसे ट्रिक हेडिंग डालकर, ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग स्टेट, और ऐसे लिख के इसके नीचे मिज़ोरम लिख लीजिएगा, यहाँ नागालैंड लिख लीजिएगा, यहाँ मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा और असम। और फाइनल हेडिंग आप डालोगे, इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, इफ़ेक्ट ऑफ इल इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट ही होते हैं ये, इल इफ़ेक्ट या बैड इफ़ेक्ट ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, इल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। इसमें आप ये लास्ट वाली लाइन जो बची है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज डिके इन नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, अब ये सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, बायोटिक पार्ट भी हैं और एबायोटिक। सॉइल इरोजन करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ करता है, चेंज इन क्लाइमेट कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग कर देता है, डेजर्टिफिकेशन कर देता है और पॉल्यूशन में इंक्रीज़ कर देता है। देखिए, नेचुरल रिसोर्स में तो डिके होता है कमी, लेकिन सॉइल इरोजन में इंक्रीज़ होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्रीज़ होती है, चेंज इन क्लाइमेट, तो ये दोनों इंक्रीज़ होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज़ होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती है, डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज़ होता है और पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है। तो डिके वर्ड केवल नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, आप इसको आगे से रिलेटेड मत कर लेना, बाकी सब इंक्रीज़ होते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं कल तक की क्लास में। नेक्स्ट आपने कल छोड़े थे स्टेप्स, कि अब फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, फॉरेस्ट शुड बी कट अप टू ए सेंसिबल लिमिट। एक लिमिट में कट किए जाने चाहिए। भाई, फर्नीचर भी चाहिए लोगों को, और घर के लिए भी लकड़ियाँ चाहिए, फायरवुड भी चाहिए, पर ऐसा नहीं है हम
नया का नया फर्नीचर फेंक रहे हैं तोड़ के, उसको दूसरा नया फर्नीचर ख़रीद के ला रहे हैं, क्योंकि हम नया ख़रीदने जाएंगे तो फिर फैक्ट्री को नया बनाना होगा, क्योंकि उसकी सेल बढ़ेगी तो वो ज़्यादा बनाएगी, तो ज़्यादा बनाएगी तो ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। तो हम जितना घरों में कम यूज़ करेंगे पुरानी चीज़ों को, जितना हम ज़्यादा दिनों तक चलाएंगे वुड से रिलेटेड जो नेचुरल फॉरेस्ट से आती हैं, तो उतना ही वो नया प्रोडक्शन कम होगा। द रेशियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन शुड बी द सेम। और डिफॉरेस्टेशन कट भी रहे हैं तो हमने 50 पेड़, अगर 50 पेड़ काटे हैं तो हमें 50 पेड़ ही वापस तुरंत लगा भी देने चाहिए। प्लांटेशन भी उतना ही करना चाहिए जितना हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। सेकंड, फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हार्मफुल फायर। फॉर दिस इंस्पेक्शन हाउसेज एंड फायर रेजिस्टेंट वेस्ट शुड बी बिल्ड। फॉरेस्ट में गर्मियों में क्या होता है, फॉरेस्ट में जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी लास्ट ईयर क्या इसी ईयर लगी थी। तो वहाँ इंस्पेक्शन हाउसेज मतलब निगरानी के लिए घर बनाए जाने चाहिए, वहाँ फॉरेस्ट रेंजर्स की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, जिससे वो तुरंत खबर पहुँच सके। और वहाँ फायर रेजिस्टेंट फायर ब्रिगेड की पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए, वहाँ फायर स्टेशन बनाने चाहिए, तुरंत वो आग बुझाई जा सके लंबी होने से, ज़्यादा बढ़ने से पहले, क्योंकि ये भी एक रीज़न है फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय होने का। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट बाई स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, कट दोज ट्रीज डाउन विच आर डिजीज्ड। कीड़े मकोड़ों से जो फॉरेस्ट में इंसेक्ट लग जाते हैं उनसे बचाना चाहिए उनको, तो पेस्टिसाइड छिड़कने चाहिए। और ऐसे ट्रीज़ जो डिजीज़ फैला रहे हैं, खुद डिजीज़ फुल हो चुके हैं, उन ट्रीज़ को हटा देना चाहिए। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट एज़ कम्पेयर टू ए सिंगल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एक ही तरह के पेड़ों के बजाय डाइवर्सिटी रखनी चाहिए पेड़ों में, प्लांट में, फॉरेस्ट में। अब डाइवर्सिटी क्यों रखनी चाहिए, इस बात को बायोडाइवर्सिटी में खूब अच्छे से समझ चुके हैं। क्योंकि एक ही तरह के फॉरेस्ट रखेंगे तो वो, अगर कोई एक प्लांट है वो एक तरह का क्लाइमेट सह सकता है, तो वो क्लाइमेट अगर अचानक चेंज हो गया तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर अपन डिफरेंट टाइप के प्लांट रखेंगे तो सर्दियों में अलग तरह के प्लांट खिलते रहेंगे, गर्मियों में अलग टाइप के फॉरेस्ट रहेंगे, रेनी सीजन में अलग टाइप के, तो फॉरेस्ट बना रहेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी, एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहेगा। डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग रेजिस्टेंस शुड बी प्रिवेंटेड ऑन जूम फार्मिंग शुड बी बैंड। एग्रीकल्चर पर्पज से खेती की ज़मीन जितनी है अब अवेलेबल उतनी पे ही करनी चाहिए। ऐसे तरीके बढ़ाने चाहिए जिनसे प्रोडक्शन अच्छा हो उसी ज़मीन पर, बजाय ये नहीं कि आप ज़्यादा उगाने के लिए ज़मीन और काम में ले लो, जितनी आपके पास ज़मीन है उसी में ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, ऐसा कुछ तरीके ढूंढने चाहिए। और घर बनाने के लिए पुरानी जगहों को, पुराने घरों को तोड़ फोड़ कर वापस नया बनाना चाहिए। और गवर्नमेंट को ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ फॉरेस्ट नहीं है, उन जगहों को अलर्ट करना चाहिए लोगों को घरों के लिए, फॉरेस्ट नहीं काटने देने चाहिए। और जूम फार्मिंग को भी बैन किया जाना चाहिए। सिक्स्थ, वर्क ऑन अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर फायरवुड वुड एंड टिम्बर टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। फायरवुड जलाने के लिए जो लकड़ी होती है, वुड फर्नीचर के लिए, और टिम्बर जो आता है उनके लिए कोई अलग ऑप्शन ढूंढना चाहिए। जैसे फर्नीचर प्लास्टिक का यूज़ कर लेना चाहिए, हालांकि प्लास्टिक भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। फायरवुड की जगह हमें फॉसिल फ्यूल यूज़ कर लेना चाहिए, बायोफ्यूल यूज़ कर लेना चाहिए, बायोडीजल यूज़ कर लेना चाहिए। सेवंथ, वाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड मल्टीपर्पज़ प्लांट्स केयर शुड बी टेकन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कभी भी बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, कोई भी रोड बनाया जा रहा है, कोई भी एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई फॉरेस्ट नहीं काटा जाए उसके लिए। उनको ऐसी जगह बनाया जाना चाहिए जहाँ से फॉरेस्ट नहीं काटना पड़े। और अगर फॉरेस्ट बीच में आ भी रहा है तो उसके ऊपर ब्रिज बनाकर या अंडरग्राउंड टनल बनाकर उस फॉरेस्ट को बने रहने देना चाहिए। एट्थ, पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। चिपको आंदोलन एंड क्वाइट वैली रीजन आर द रिजल्ट ऑफ सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स। लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, ये हमारे राजस्थान में हुआ था चिपको आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था, बहुत सारी महिलाएं खेजड़ी पेड़ को कटने से बचाने के लिए अमृता बाई के लीडरशिप में पेड़ों से जाकर चिपक गई थी। और राजा के हुक्म था कि महल के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके समेत, महिलाओं के समेत ही पेड़ों को काट डाला था। अराउंड 500 के करीब महिलाओं ने अपनी जान दी थी। उसे हम चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो वो लोग कितने, उस टाइम में, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग पेड़ों के लिए कितने अवेयर थे। तो आजकल तो हम पढ़े लिखे हैं, सारी टेक्निक, सारे रीज़न जानते हैं पेड़ के कटने से नुकसान। पहले लोग इतनी साइंस कहाँ जानते थे कि पेड़ के कटने से CO2 बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फिर भी उन्हें इतना पता था कि पेड़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिससे लोग ऐसे कदम ना उठाएं। अथॉरिटी हैं वो ध्यान रखें इन बातों का। सोशल एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इंपॉर्टेंट रोल्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। NGO जो होते हैं, गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है कि वो ही केवल ध्यान रखें इन चीज़ों का। एज ए सिटीज़न, हम अपने देश के सिटीज़न हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएं।
सोशल फॉरेस्ट्री शुड बी एनकरेज, सोशल फॉरेस्ट्री बढ़ानी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है ये आप आगे देख लेंगे कल की क्लास में। 10th आपका आता है फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली एडेड टू। जो जंगलों में पेड़ों को काटने से संबंधित जो भी कानून है उनका कड़काई से पालन किया जाना चाहिए। मतलब कोई अगर कानून को लॉ ब्रेक करता हुआ मिल जाता है तो उसको जो पनिशमेंट है वो दी जानी चाहिए। इन कुछ तरीक़ों से हम फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग अपनी डालेंगे स्टेप्स ऑफ, फाइनल हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, स्टेप्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें आप इन सारे पॉइंट्स को एज इट इज़ नोट कर देंगे। एट्थ पॉइंट में आप चाहें तो इसको यहाँ तक लिख सकते हैं ETC तक। पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी यहाँ तक सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स तक। चिपको आंदोलन इंक्वायर्ड वैली रीजन आर द रिजल्ट ऑफ सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स। इस पॉइंट को आप चाहे यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, ये आपके नोट्स प्रिपेयर होते हैं कल और आज की क्लास के। कल की क्लास में हम सोशल फॉरेस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।